नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंदा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक मॉडल पेपर प्रश्न पत्र जो कि सभी ट्रेडों के लिए है और ये सेकेंड सेमेस्टर का है। इसमें 25 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है जो कि अब हट गई है और ये सभी ट्रेडों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न है, कारोबार के साथ आरंभ से जुड़े हुए व्यक्ति को डैश कहते हैं? व्यापारी, उद्यमी, कारोबारी, विक्रय करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, चाहे तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो कारोबार के साथ जुड़ा व्यक्ति होता है उसे हम उद्यमी कहते हैं, इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरियों तथा वेतनों का भुगतान, किराया, बिजली आदि हेतु निवेश की गई राशि कहलाती है या डैश के अंतर्गत आती है? कार्यशील पूंजी के तहत, स्थिर पूंजी के तहत, दीर्घकालीन पूंजी के तहत, पूंजीगत आय के तहत। तो कार्यशील पूंजी के तहत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? निर्माता, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, ग्राहक, निर्माता, ग्राहक, खुदरा व्यापारी, निर्माता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक, निर्माता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक, थोक व्यापारी। तो जिसमें खुदरा सही जवाब है इसका सी, निर्माता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक, यानी जो प्रोडक्ट बनाता है फिर उसके जो तो बेचते हैं खुदरा फुटकर्स में और फिर उसे जो ग्राहक लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाट विश्लेषण में कौन सा पेयर सहायक सिद्ध होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट वीकनेस, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज। तो जो सहायक यानी यहाँ पे पेयरिंग की बात की जा रही है तो वो होता है यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चरण की अवधि तेजी से राजस्व वृद्धि कर की होती है? विकास का चरण, परिपक्वता का चरण, गिरावट का चरण, आरंभ का चरण। तो यहाँ पे निम्न में से कौन से चरण की अवधि तेजी से राजस्व में वृद्धि होती है? तो वो होता है विकास का चरण। इसलिए हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा ए, जो कि आपके पहले में मेंशन है। अगला प्रश्न है हमारा, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? KYC, GDP, TFP, ATM। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा है, पूरे देश या क्षेत्र में आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा हम GDP के थ्रू यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है, GDP से तात्पर्य है? तो दोस्तों, यहाँ पे GDP का फुल फॉर्म ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक श्रेणी शुद्ध जोखिम की नहीं है? संपत्ति का जोखिम, तकनीक का जोखिम, देयता का जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम। तो इसमें कौन सी नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो जो तकनीक का जोखिम होता है वो श्रेणी या जोखिम की नहीं होती, यानी टेक्नोलॉजिक रिस्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, सिर का बचाव निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? हेलमेट, चश्मे, दस्तानों, मास्क। सभी जानते हैं हेलमेट के द्वारा किया जाता है, तो इसलिए सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक एर्गोनोमिक आपदा नहीं है? ऑकवर्ड पोजीशन, निम्न हाउस कीपिंग, भावनात्मक बाधा, मशीन के लेआउट का गलत होना। तो उसमें एर्गोनोमिक आपदा नहीं है, तो वो होता है मशीन लेआउट का गलत होना, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी आपदा मानव निर्मित है? भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप। तो यहाँ पर मानव निर्मित है वो जो होती है लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, जो वनों में कटाव के कारण होती है। अगला प्रश्न है हमारा, वाइब्रेशन तथा रेडिएशन निम्न में से डैश के तहत आती हैं? रासायनिक आपदाएं, भौतिक आपदाएं, इलेक्ट्रिक आपदाएं, मनोवैज्ञानिक आपदाएं। तो यहाँ पे वाइब्रेशन और जो रेडिएशन होता है वो फिजिकल हैजार्ड्स के यानी भौतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन की परत निम्न में से किससे बनी होती है? 1 ऑक्सीजन के अणु से, 2 ऑक्सीजन के अणु से, 3 ऑक्सीजन के अणु से, 4 ऑक्सीजन के अणु से। सभी जानते हैं कि ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, तो यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाम निम्न में से कौन सा है? मुदा, मुरा, मुरी या मुसा। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके लिए मुदा वर्ड यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रोत्साहन देने का उद्देश्य नहीं होता है? गुणवत्ता में सुधार करना, उत्पादन की उच्च लागत का होना, अधिक उत्पादन का होना, अपशिष्ट को कम करना। तो यहाँ पर कौन सा उत्थान नहीं होता है? उत्पादन की उच्च लागत का होना। ये प्रोत्साहन देने का यहाँ पे कह रहे हैं मतलब उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे बी, उत्पादन की उच्च लागत का होना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। तो जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो मान्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बेकार हुई सामग्री को पुनः उपयोग योग्य लाभप्रद सामान में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? बेकार सामग्री का पुनः प्रयोग करना, सामग्री की रिसाइकलिंग करना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, कच्चे माल के उपयोग में कमी। तो जब कोई बेकार वस्तु को हम लोग पुनः उपयोग बनाते हैं तो उसे रिसाइकलिंग कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है बी, सामग्री की रिसाइकलिंग करना। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1962 के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन से उनके द्वारा कम से कम कितना अंशदान किया जाना होता है? 8.5%, 9.0%, 12.0%, 12.5%। तो जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन से 8.5% का अंशदान किया जाता है, तो इसलिए सही जवाब है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम के तहत साप्ताहिक काम करने के घंटे 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। 60 घंटे, 50 घंटे, 48 घंटे, 40 घंटे। तो जो साप्ताहिक अधिनियम होता है उसमें पूछा जा रहा है कि कितने घंटों से काम अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो है लगभग हमारे 48 घंटे से नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि कारखाने में श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक हो तो कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 100, 250, 500, 1000। तो वहाँ पर कितने कर्मचारी लगभग जो हैं आपके 250, यानी इतने से अगर अधिक है तो वहाँ पर एक कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, QMS का विस्तारित रूप होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो QMS का जो विस्तृत रूप होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, PDCA चक्र में P का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? प्रोसेस, प्लान, प्रॉब्लम, प्रोसीडर। तो PDCA में P का प्रयोग जो होता है वो प्लान के लिए किया जाता है, तो इसलिए सही जवाब है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है हमारा, ISO हमारा प्रश्न है, PDCA चक्र में P का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? प्रोसेस, प्लान, प्रॉब्लम, प्रोसीडर। तो जो PDCA में है उसमें P का प्रयोग हम लोग प्लान के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, ISO 9001 का पंजीकरण कराते समय आखिरी चरण कौन सा होता है? सुधारात्मक व प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही, आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन समीक्षा बैठक, प्रमाणन एवं लेखा परीक्षा। तो जो आखिरी होती है वो आखिरी चरण होता है वो प्रमाणन एवं लेखा परीक्षा का होता है, यानी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। अगला प्रश्न है हमारा,
फिश पॉन्ड चार्ट को डैश भी कहते हैं। कारण एवं प्रभाव डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, नियंत्रण चार्ट, हिस्टोग्राम। तो फिश पॉन्ड चार्ट को हम लोग केज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ए, कारण एवं प्रभाव डायग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, MSME में का विस्तृत रूप निम्न में से है। माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। तो MSME का विस्तृत जो रूप होता है वो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, यानी थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी मॉडल्स पेपर और लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी वीडियो तो उसका अपडेट मिलता रहे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। You don't care. Yes, I don't care. Thank you.